हेलो टू एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिलीफ। प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ बिलीफ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो बिलीफ का मतलब होता है भरोसा। तो देखो, अगर आपके क्वेश्चन पे अगर ये सारा आया कि ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ बिलीफ, प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप, तो आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। पर अगर आपको क्वेश्चन पे अगर सिर्फ मेंशन कर दिया है कि सिर्फ बिलीफ या सिर्फ प्रेजुडाइज, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही लिखिएगा। ओके। तो बिलीफ क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है भरोसा। तो भरोसा क्या है? एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ। एन एक्सेप्टेंस, एन एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब हम लोग एक चीज़ को मान लेते हैं कि ये है, जैसे समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ। मतलब प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं रहता है, पर फिर भी हम लोग जो एक चीज़ को मान लेते हैं कि ये ऐसे ही होता है या ये सच्ची में है, यही होता है हमारा बिलीफ। जैसे अगर हमको कोई बोला कि आप अपने भगवान को दिखाओ, तो देखो हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसे प्रूव करने के लिए कि भगवान है भी या भी नहीं, पर हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस है कि भगवान है। वही होता है आपका बिलीव। ओके। तो प्रैक्टिकल और एविडेंस से कोई आपका लेना देना नहीं है। एविडेंस हो या ना हो, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। आपके पास सबूत हो या ना हो, जो हम लोग एक चीज़ को मान लेते हैं, एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सच्ची में ऐसा ही होता है या सच्ची में ये है, यही होता है आपका बिलीफ। ओके। देन बिलीफ क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या है? एक मन का मानना है जहाँ पे पर्सन ये सोचता है कि समथिंग टू बी द केस। आप यहीं पे समथिंग एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, विथ और विदाउट देयर बिंग एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट या बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, और एविडेंस का मतलब होता है सबूत। जो सबूत हमें कोई एक्सपेरिमेंट से मिला रहता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। तो देखो, जो बिलीफ होता है ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे पर्सन ये सोचता है कि समथिंग टू बी द केस, मतलब ये होता है या ये होना चाहिए। जहाँ पे हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं रहता है, मतलब कोई प्रैक्टिकल, कोई एक्सपेरिमेंटल वाला सबूत नहीं रहता है, पर फिर भी हमारे मन का एक मानना रहता है कि सच्ची में ये ऐसा ही होता है। वो होता है आपका बिलीफ। देखो यहीं पर और एक भी लिखा हुआ है, टू प्रूव दैट समथिंग इज द केस विथ फैक्चुअल सर्टेनिटी। मतलब हमारे पास प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है, पर फिर भी हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि नहीं ये ऐसे ही होता है। वो होता है आपका बिलीव। जैसे आपको कोई बोला कि आप अपने भगवान को दिखाओ, तो देखो हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं है कि भगवान है या नहीं, पर हमारे मन में एक मानना है, एक स्टेट ऑफ माइंड है कि नहीं भगवान होते हैं। यही होता है आपका बिलीव। ओके। तो बिलीव और आपके एविडेंसेस से कोई लेन देन नहीं है। ओके। देखो यहीं पे डायरेक्टली लिखा हुआ है विथ और विदाउट। आपके पास सबूत हो या ना हो, जब हम लोग एक चीज़ को मान लेते हैं, जो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, वही होता है हमारा बिलीफ। देन आपका नेक्स्ट है अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग बिलीफ का। और एक भी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन पे हम लोग क्या पढ़े? इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। सेकंड डेफिनेशन पे क्या पढ़े? इट इज़ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड पे आप फीलिंग या बिहेवियर भी लिख सकते हो। मतलब इस बिलीफ का मतलब क्या हो गया? इट इज़ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटीट्यूड पॉजिटिवली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग बीइंग ट्रू। मतलब जो हमारा मन का एक जो रिप्रेजेंटेशन है एक विचार के प्रति, मतलब एक फीलिंग है, एक बिहेवियर है, मतलब वो भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। मतलब वो पॉजिटिव है वो फीलिंग एक चीज़ के प्रति कि ये सच्ची में होता है, समथिंग बीइंग ट्रू। जैसे हमारा एक मानना है कि अगर हम लोग मेडिटेशन अगर हर दिन अगर करेंगे, तो हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स होगा। तो मेडिटेशन के प्रति देखो, मेडिटेशन क्या है? हमारा एक विचार है। तो उस विचार के प्रति हमारा क्या है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग है कि अगर हम लोग हर दिन अगर मेडिटेशन किए तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होगा। तो ये होता है हमारा बिलीफ। ओके। ये क्या है? हमारा एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एटीट्यूड पॉजिटिवली ओरिएंटेड। मतलब जैसे मेडिटेशन के बारे में मेरा मन में एक पॉजिटिव बिहेवियर है, एक पॉजिटिव फीलिंग है, वो होता है हमारा बिलीफ। ओके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। देन मोस्ट कंटेम्परेरी फिलोसफर, जो कंटेम्परेरी फिलोसफर है वो लोग कैसे बिलीफ को कैरेक्टराइज किए हैं? कंटेम्परेरी फिलोसफर कैरेक्टराइज बिलीफ एज ए प्रपोजिशनल एटीट्यूड। ये लाइन आप याद, ये जो वर्ड है आप इसको याद रखना। कंटेम्परेरी फिलोसफर बिलीफ को क्या बोले हैं? कि बिलीफ एक प्रपोजिशनल एटीट्यूड होता है। प्रपोजिशनल का मतलब होता है विचार, और एटीट्यूड का मतलब होता है फीलिंग या बिहेवियर, आप लिख सकते हो। जो एक विचार के प्रति हमारा जो एक
पॉजिटिव जो फीलिंग होता है या एक विचार के प्रति जो एक पॉजिटिव जो बिहेवियर होता है वो होता है आपका बिलीफ। तो देखो एक ही लाइन को बस घुमा फिरा के बस लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा थोड़ा वो जो जैसे स्टेट ऑफ माइंड था, मेंटल रिप्रेजेंटेशन था, तो ये कीवर्ड को आपको ध्यान में रख के लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखने बैठोगे तो एक लाइन पे वो ख़त्म हो जाएगा। देखो यहीं पे एक ही बस मीनिंग को बार बार मतलब घुमा फिरा के लिखा हुआ है। आपको भी एग्जाम पे बस वैसे ही करना है। पहला आप डेफिनेशन लिख दोगे स्टेट ऑफ माइंड वाला, फिर आप सेकंड वाला डेफिनेशन लिखोगे मेंटल रिप्रेजेंटेशन वाला, थर्ड पे आप क्या लिखोगे कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर पे क्या लिखोगे प्रपोजिशनल एटीट्यूड, मतलब एक विचार के प्रति हमारा जो एक पॉजिटिव जो बिहेवियर होता है वो होता है बिलीफ। और ये कौन बोला है कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर, वो लोग बिलीफ को प्रपोजिशनल एटीट्यूड बोले हैं। और प्रपोजिशनल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये एक मेंटल स्टेट होता है ऑफ हैविंग सम एटीट्यूड, इसको आप काट देना, ऑफ हैविंग सम एटीट्यूड और ओपिनियन अबाउट ए प्रपोजिशन और अबाउट द पोटेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर इन विच दैट प्रपोजिशन इज ट्रू। मतलब एक विचार, प्रपोजिशन का मतलब होता है विचार, जब हम लोगों का एक विचार के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग होता है कि ये सच्ची में है या सच्ची में ऐसे होता है, देखो जैसे प्रपोजिशन इज ट्रू, यही होता है आपका बिलीव। ओके, देन है हमारा ये बिलीफ कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपके मन में जो भी बिलीफ है वो 3 सोर्स से आ सकता है, मतलब वो 3 सोर्स से ही आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में जो बिलीफ है मतलब जो भरोसा है वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आया हो। जैसे हम लोगों का मतलब कोई मंदिर जाते हैं और वहीं पे अगर कोई मांग लिए और कुछ मिल गया, और सेकेंड बार गए फिर वहीं पे कुछ मांग लिए फिर और वही फिर मिल गया, तो वो आपका मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब किसी ने आपको कुछ नहीं बोला है। पर आप जो हर बार जो मंदिर पे जा रहे हो और वहीं पे सारा जो मिल जा रहा है उसकी उस मंदिर के प्रति आपका एक पॉजिटिव फीलिंग है, एक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है कि उस मंदिर पे जो भी मांगोगे वो मिल जाता है। तो आपके मन में जो बिलीफ है वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपके मन में जो बिलीफ है ऐसा भी हो सकता है वो आपको आपका कल्चर सिखा रहा हो। जैसे अगर आप हिंदू धर्म पे हो तो हमारा कल्चर ये सिखाता है कि अगर आप हर दिन अगर लक्ष्मी भगवान को पूजा करोगे तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे। तो देखो ये आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में जो बिलीफ है वो आपका कल्चर बोल रहा हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके मन में जो बिलीफ है वो कोई दूसरे का एक्सपीरियंस या कोई दूसरे का बिलीफ हो सकता है। जैसे हमारा कोई उससे लेन देन नहीं रहता, पर लोग ऐसे बोल बोल के भी हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये सच्ची में होता है। जैसे अगर आपके घर पे कोई है तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि उस मंदिर पे जाना, वहीं पे जो भी मांगने से मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरों का एक्सपीरियंस या दूसरे का बिलीफ हो सकता है। ओके, तो आपका जो बिलीफ है वो 3 डिफरेंट सोर्स से आ सकता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि वो आपका कल्चर बोल रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे लोग बोल रहे हैं, जैसे आपका एजुकेशन बोल सकता है या आपके मेंटोर बोल सकते हैं। ओके, देन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। बिलीफ कैसे फॉर्म होता है, तो देखो जो बिलीफ होता है वो 2 सोर्स से आए रहते हैं, आवर ओन एक्सपीरियंस और एज ए ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट अदर पीपल टेल अस। जो आपके जो बिलीफ जो फॉर्म होता है वो 2 तरीके से आता है, आइदर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या जो दूसरे जो बोल रहे हैं उसको आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट आप उसको कर लिए हो। ओके, देन है हमारा सेल्फ जनरेटेड बिलीफ। सेल्फ देखो नाम से पता चल रहा है, सेल्फ मतलब वो बिलीव आप खुद बनाए हो, उसमें दूसरों का या आपके कल्चर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आप खुद ही बनाए हो। वी क्रिएट आवर सेल्फ। और जो अपना बिलीफ खुद बनाते हैं वो लोग बहुत ही ओपन कॉन्फिडेंट और क्यूरियस होते हैं। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है पीपल हु जनरली प्रेफर टू सेल्फ जनरेट आर ओपन ओपन कॉन्फिडेंट एंड क्यूरियस एंड दे सीक ट्रूथ ओवर कंफर्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस। देन हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे एक्सपीरियंस। तो देखो नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज यूजफुल फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द बिलीफ। एक्सपीरियंस किस चीज़ के लिए यूजफुल है, फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द बिलीफ। अगर आप अपना बिलीफ को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस करो। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल है, ए पर्सन मे बी ब्लंटली ऑनेस्ट एट होम। ब्लंटली ऑनेस्ट का मतलब है जो मुंह मुंह पे बोल देते हैं, वो लोग किसी के ऐसे झूठ मूठ का तारीफ नहीं करते हैं, मतलब जो सच है वो पूरा बोल देते हैं। अगर कोई अगर तारीफ के लायक है तो तारीफ कर देते हैं, अगर तारीफ के लायक नहीं है तो मुंह मुंह पे बोल देता है। ओके, सपोज ये एक
बंदा है जो ब्लंटली ऑनेस्ट है एट होम, ओके, वो अपने घर पे ब्लंटली ऑनेस्ट है, और सपोज कि वो एक टीचर है और अपने प्रिंसिपल को, शायद उनके प्रिंसिपल से कुछ गलती हो गया है और ये बंदा पर डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल को मतलब मुंह मुंह पे बोल दे रहा है। तो जब वो अपने प्रिंसिपल को मुंह मुंह पे बोलेगा तो उसके जितने भी कलीग्स होंगे, जितने स्टाफ मेंबर होंगे, इसको बहुत ही बुरा बोलेंगे, इसको बहुत ही बुरा बोलेंगे इसको, क्योंकि ये मुंह मुंह पे बोल दिया। तो इसको बाद में पता चलेगा कि जो ये ब्लंटली ऑनेस्ट जो मेरा कैरेक्टर है सिर्फ ये घर तक ही ठीक है, बाहर मतलब कोई वर्क एरिया पे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके मन में जो एक बिलीफ आया कि ब्लंटली ऑनेस्ट होना सिर्फ घर के लिए ही अच्छा है, बाहर या कोई वर्क एरिया पे अच्छी बात नहीं है, वो कहाँ से आया, वो बिलीफ कहाँ से आया? एक एक्सपीरियंस से आया, उसके साथ वो हुआ, इसीलिए उसका एक बिलीफ आया कि ब्लंटली ऑनेस्ट होना सिर्फ घर के लिए ही ठीक है, बाहर कोई वर्क एरिया के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, देन आपका नेक्स्ट है, देखो, एक्सपेरिमेंट। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक एक्सपेरिमेंट से ही आता है। ओके, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक एक्सपेरिमेंट से ही आया रहता है। और एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? मे कम फ्रॉम थिंग दैट हैपन टू अस, जो हमारे साथ हुआ रहता है उसी चीज़ का ही हमारा एक एक्सपीरियंस होता है। इट मे ऑल्सो बी डेलिबरेटली शॉर्ट इन पर्टिकुलर व्हेन वी ट्राई आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी ही एक्सपीरियंस हमको आता है। ओके, इन ए साइंटिफिक सेंस में ट्रूथ क्या है? ट्रूथ कहाँ से आता है? ट्रूथ कम्स फ्रॉम केयरफुली डिजाइन एक्सपेरिमेंट। ट्रूथ कहाँ से आता है? एक केयरफुली डिजाइन एक्सपेरिमेंट से ही आया रहता है। जैसे अभी आपके प्राइम मिनिस्टर सबको बोल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाओ, कोरोना वैक्सीन लगाओ। क्यों ये बोल रहे हैं? कि क्योंकि उनको भी पता है कि जो हम लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं, अगर उस वैक्सीन को लेंगे तो हमको कोरोना नहीं होगा। तो उनके मन में ये बिलीफ कहाँ से आया? उनको साइंटिस्ट लोग, WWF लोग, ये लोग बोले कि ये एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि अगर ये जैसे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, अगर इसको अगर लगाएंगे अगर लोग तो कोरोना नहीं होगा। तो ये बिलीफ कहाँ से आया? केयरफुली डिजाइन एक्सपेरिमेंट से। मतलब ऐसे ही साइंटिस्ट लोग नहीं बोल दिए कि कोवैक्सीन लगाओ, कोविशील्ड लगाओ। वो लोग भी बहुत ही बड़ा मतलब एक केयरफुली डिजाइन एक्सपेरिमेंट की, वहीं से वो लोग निकाले कि अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर लोग अगर लगाएंगे तो कोरोना होने का चांस बहुत ही कम है। ओके, तो साइंटिफिक सेंस में ट्रूथ कहाँ से आता है? एक एक्सपेरिमेंट से ही आता है, जो हमको प्रूव करता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। ओके, येट प्रूवन ट्रूथ। और कभी कभार ऐसे होता है कि जो ट्रूथ प्रूफ हो चुका है उसको भी चैलेंज किया जाता है और उसको री एग्जामाइन किया जाता है। जैसे बहुत लोगों को मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड मतलब लगाओगे तो अगर कोई वैक्सीन अगर लगाया है तो कोरोना होने का चांस बहुत कम है। पर उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे उसको चैलेंज करके उसके ऊपर और भी बहुत काम चल रहा है। ओके, तो इस पे क्या है, जो प्रूफ हो चुके हैं उसको भी चैलेंज किया जा रहा है, उसको भी री एग्जामाइन किया जा रहा है। वी मे ऑल्सो डू इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंट इन आवर डेली लाइफ्स टू टेस्ट एंड इम्प्रूव आवर बिलीफ। हम लोग अपने घर पे अपने डेली लाइफ पे भी बहुत सारा इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमारा बिलीफ इम्प्रूव हो सके। ओके, देन है हमारा का जनरलाइजेशन। तो यहीं पे ये बोला है कि द की पार्ट ऑफ सेल्फ क्रिएटेड बिलीफ, एक जो सेल्फ क्रिएटेड बिलीफ का जो की पार्ट है, इज व्हेन वी टेक द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस एंड जनरलाइज दिस एज्यूम। जब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक्सपीरियंस या एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, एक के केस का रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो निकला है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे भी वही सेम रिजल्ट आएगा। ओके, जनरलाइजेशन का मतलब है जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दूसरे जगह पे हम लोग यूज करते हैं और ये मानते हैं कि इसका जो रिजल्ट है यहीं पे भी काम आएगा हमारा। ओके, तो ये हमेशा काम नहीं आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए चाइल्ड फाइंड्स दैट नैगिंग पेरेंट्स इज सक्सेसफुल। नैगिंग मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना किसी चीज़ के लिए। जैसे अगर आप अपने घर पे मतलब जोर ज़बरदस्ती करके बोलो कि मेरे लिए एक फ़ोन खरीदो, मेरे लिए एक फ़ोन खरीदो, इसका मतलब है आप अपने पेरेंट्स को नैगिंग कर रहे हो। ओके, मतलब उनके पीछे पड़ जा रहे हो एक फ़ोन के लिए। तो नैगिंग पेरेंट्स इज सक्सेसफुल। एक बच्चा उसको ये लगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के अगर पीछे पड़ जाऊंगा
तो मुझे मिल जाएगा। और वो अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ भी गया और उसके घर वाले उसके लिए एक फ़ोन खरीद भी दिए। तो उसको लगा कि अगर मैं किसी के पीछे भी अगर पड़ जाऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने नेबर के घर पे जाके, अपने पड़ोस के घर पे जाके उनको नैगिंग करेगा, उनके पीछे पड़ जाएगा कि मेरे लिए ये खरीदो, मेरे लिए ये खरीदो। तो क्या उनके जो नेबर होंगे वो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। 99.9% केस पे नहीं खरीदेंगे। हाँ, अगर आप बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपके नेबर बहुत अच्छे हैं तो आपको दे देंगे, पर 99.9% के केस पे नहीं देंगे। तो उसको क्या लगेगा कि सिर्फ घर पे नैगिंग करना ठीक है पर बाहर नहीं कर सकते। मतलब इसका जो एक रिजल्ट आया कि नैगिंग पेरेंट्स को जो सक्सेस मिला, उसको ये सोच रहा था कि नेबर के केस पे भी उसको सक्सेस मिलेगा, पर नेबर के केस पे क्या हुआ, उसको सक्सेस नहीं मिला। तो जनरलाइजेशन का मतलब देखो, व्हेन वी टेक द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट एंड जनरलाइज दिस, मतलब एक रूल बना लेते हैं, एक मान लेते हैं कि जो हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट पे जो डिस्कवर किए हैं इट्स इक्वली एप्लीकेबल एल्सवेयर। कहीं पे भी अगर हम लोग उसको एप्लीकेबल करेंगे तो वो सक्सेस हो जाएगा। जैसे यहीं पे एक चाइल्ड, ये चाइल्ड का आप एग्जाम्पल शायद समझ गए होंगे। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद जनरलाइजेशन क्या है, फ्रॉम एक्सपीरियंस इज दैट व्हाट इज ट्रू इन वन सिचुएशन इज ऑफन नॉट ट्रू इन अदर्स। जो एक सिचुएशन पे जो सत्य है, जो ट्रू है, वो दूसरे सिचुएशन पे शायद वो सच नहीं हो सकता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ। तो देखो, पहला हम लोग एक पढ़े थे सेल्फ जनरेटेड, मतलब वो खुद क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ का मतलब होता है जब हम लोग एक बिलीफ को मानने से पहले, मतलब किसी चीज़ को भरोसा करने से पहले बहुत सारा सबूत इकट्ठा करते हैं। ओके, जैसे बहुत लोग होते हैं, अगर वो लोग अगर कोई फ्रिज खरीदेंगे या कोई वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो बहुत सारा मतलब कंपनी का वॉशिंग मशीन देखेंगे, बहुत सारा सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद ही वॉशिंग मशीन या कुछ खरीदना होता है वो लोग खरीदते हैं। तो वो क्या है, एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ। मतलब किसी चीज़ को भरोसा करने से पहले जब हम लोग बहुत सारा सबूत इकट्ठा करते हैं वो होता है आपका एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ। देखो, गेटिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ एविडेंस, मतलब बहुत रेंज तक का हम लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। बिफोर कमिटिंग ए बिलीफ, एक बिलीफ को मतलब किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करने के लिए जब हम लोग बहुत सारा सबूत इकट्ठा करते हैं वो आपके एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी ओनली हैव टाइम ट्राई अ लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स। देन आपका और एक पॉइंट है, द अल्टरनेटिव टू फाइंडिंग थिंग्स आउट फॉर वन सेल्फ इज टू टेक ऑन ब्रोड, यहीं पे आपका ब्रोड होगा, ब्रोड थिंग्स दैट अदर्स हैव फाउंड आउट। तो हमको हमेशा बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट करके ही एक चीज़ के ऊपर बिलीव करना चाहिए। ओके, people who generally prefer to accept belief from other typically have a greater need for a sense of control। जो लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत सारा सबूत इकट्ठा करते हैं फिर किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, उनका थोड़ा ग्रेटर नीड फॉर ए सेंस ऑफ कंट्रोल होता है। ओके, देन है दे टेंड टू सीक, जो ऐसे एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ होते हैं वो लोग ग्रेटर टेंडेंसी टू ट्रस्ट अदर, वो दूसरों के ऊपर बहुत ही भरोसा करने वाले लायक होते हैं। एंड दे सीक ट्रस्ट वर्दीनेस। ओके, देन आपका है एक्सपर्ट। तो देखो, ये एक्सपर्ट हम लोग ऐसे अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। कोई अगर मैथ अच्छा कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मैथ पे एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब क्या है, हमारे से उसका थोड़ा उसी पर्टिकुलर चीज़ पे उसका थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। जैसे आपका कोई दोस्त हो गया और वो बहुत अच्छा मैथ करता है तो हम लोग ऐसे डेली लाइफ पे अपने आम भाषा पे बोलते हैं कि वो तो मैथ पे एक्सपर्ट है। उसका मतलब क्या, आपसे उसका मैथ पे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। जब किसी का नॉलेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट। जैसे आप डॉक्टर पे भी जाओगे तो अगर आप कोई नॉर्मल कोई एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे और कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं वो आई का एक्सपर्ट है। अगर आपके आँख पे कुछ चला गया है तो हम लोग क्या कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे में एक भरोसा होता है कि वो आई स्पेशलिस्ट है, मतलब उसका आई पे मतलब आँख पे उसका एक्सपर्ट है, उसका काफ़ी नॉलेज है, तो वो जो भी बोलेगा हमारे वो आँख के लिए सही होगा। तो कुछ भी हम लोगों को जब बहुत ज़रूरी होता है तो हम लोग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। ओके, एक्सपर्ट क्या होते हैं, ये पीपल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पीपल ही होंगे। ओके, यहीं पे आपका देखो फर्स्ट डेफिनेशन पे सिर्फ पीपल बोला है। एक्सपर्ट आर पीपल हु प्रूवन देमसेल्फ, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि उनका उस पर्टिकुलर एरिया पे उनका थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, दे मे हैव क्वालिफिकेशन, ऐसा भी हो सकता है कि उनका
उनके पास कोई हाई डिग्री है, जैसे आई स्पेशलिस्ट लोग एमबीबीएस डॉक्टर से बहुत ही मतलब ज़्यादा पढ़े होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपर्ट है उनका थोड़ा क्वालिफिकेशन हाई हो, देन है, और डेमोन्स्ट्रेटेबल स्किल। दे आर ऑफन प्रोफेशनल हु आर पेड फॉर देयर एक्सपर्टाइज। जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं ज़्यादातर, और उनको उसी वो प्रोफेशन के लिए, उसी एक्सपर्टाइज के लिए उनको पैसा भी मिलता है। दे आर पेड। when they tell you something you have good reason to believe it। जब कोई एक्सपर्ट हमको कुछ बोलता है तब हम लोग उनकी बातों पे भरोसा करते हैं। ओके। एक्सपर्ट कैन बी मेट इन ए पर्सन। तो देखो, एक्सपर्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकता है, या कोई मीडिया भी हो सकता है। ओके। जैसे कोई एक्टर एक्ट्रेस लोग कुछ स्टाइल, कुछ फैशन वाला कुछ बोल देते हैं तो हम लोग उनकी बात का मानते हैं। तो कुछ भी हो सकता है एक्सपर्ट। आपके मीडिया भी हो सकते हैं, कोई रिटर्न बुक भी हो सकता है। जैसे कोई रेसिपी बुक आप ले आए और वहीं पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ है, तो आप क्या करते हो, उसी बुक से फॉलो करके घर का वो खाना बनाते हो। तो एक्सपर्ट कुछ भी हो सकते हैं, आपके बुक हो सकते हैं, मीडिया हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं। हाउ एवर यू एक्सेस देयर नॉलेज। हम लोग क्या करते हैं, उनका नॉलेज को एक्सेस करते हैं, मतलब यूज करते हैं। और स्किल, उनका स्किल भी यूज करते हैं। यू ट्रस्ट देम बिकॉज यू बिलीव दे आर एक्सपर्ट। हम लोग उनको इसीलिए बिलीव करते हैं क्योंकि हम लोगों का तो मानना है कि वो लोग एक्सपर्ट हैं, उनका उस पर्टिकुलर एरिया पे काफ़ी नॉलेज है, इसीलिए वो लोग जो भी बोलते हैं हम लोग उनकी बातों का भरोसा करते हैं। ओके। एक्सपर्ट बहुत ही मतलब ईजी चीज़ है। आपको शायद ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। तो देखो, आपका नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी। ओके। हमारा एक्सपर्ट खत्म हो गया, अथॉरिटी। देखो, ये बिलीफ में ना बहुत ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, बस आप हेडिंग याद कर लेना, क्योंकि अंदर का चीज़ आप थोड़ा थोड़ा लिख पाओगे। आप थोड़ा थोड़ा कीवर्ड उसको अंडरलाइन कर लेना, बुक या नोट कॉपी कुछ भी बनाए हो, और वो कीवर्ड और हेडिंग याद करना। ओके। क्योंकि सारा लाइन बाय लाइन याद करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आप यहीं पे अगर जैसे एक्सपर्ट का अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे कीवर्ड, प्रूवन देमसेल्फ टू हैव नॉलेज इन पर्टिकुलर एरिया, हु आर पेड फॉर देयर एक्सपर्टाइज, यू हैव गुड रीजन टू बिलीव इट। मतलब ऐसे बुक का वर्ड थोड़ा थोड़ा यूज करके और ये हेडिंग याद कर लेना। यहीं से भी आप आराम से आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो। देखो, सारा अपनी मन की वर्ड मत लिखना। बहुत बच्चे होते हैं वो सारा मन का वर्ड लिखते हैं, थोड़ा बुक का वर्ड भी यूज करना। ओके। देन आपका देखो है अथॉरिटी। द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी। यहीं पे एक्सपर्ट और अथॉरिटी का डिफरेंस बताया गया है। तो देखो, एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास कोई डिग्री होता है, उनके पास उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत ही काफ़ी नॉलेज होता है। पर अथॉरिटी का मतलब क्या है, उनका पोजिशन और करिश्मेटिक पावर। अथॉरिटी पे हम लोग पावर की बातें करते हैं। जैसे कोई नेता है, उसका बेटा है, तो उसके बेटे को भी हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास काफ़ी नॉलेज है, पर हम लोग इसी के लिए उनको मतलब रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो एक नेता का बेटा है। ओके। तो वो क्या है, आपका अथॉरिटी है, मतलब उसके पास एक पावर है। जो आपके प्रीस्ट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ आवर बिलीव बेस्ड ऑन देयर पोजिशन रेदर देन देयर एक्सपर्टाइज। तो देखो, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कोई प्रीस्ट होते हैं, ये मैनेजर को आप काट लेना, जो प्रीस्ट और पेरेंट्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनका मतलब कोई वो लोग डिग्री के हैं, मतलब पेरेंट्स का कोई डिग्री होता है या प्रीस्ट का कोई डिग्री होता है, ऐसा कोई डिग्री नहीं होता, पर उनके पावर के लिए हम लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। वो लोग जो बोलते हैं हम लोग उनकी बातें मानते हैं, वो आपके अथॉरिटी पे जाएगा। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। जब हम लोग उनकी पावर के लिए उनको रेस्पेक्ट देते हैं, वो होता है अथॉरिटी। और एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, उनका उस एरिया पे नॉलेज होता है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, वो पढ़ा है, ऐसा नहीं कि उसका कोई पावर है, वो पढ़ा है इसीलिए आज वो डॉक्टर है, इसीलिए वो जो भी बोलता है हम लोग उसकी बातों को मानते हैं। पर जो प्रीस्ट होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो लोग कोई डिग्री नहीं किए हैं, पर उनका पावर है कि वो लोग कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग उनकी बातों को मानना ही होगा। ओके। आपको शायद अथॉरिटी और एक्सपर्ट के बीच का डिफरेंस शायद आपको पता चल गया होगा। देखो, यहीं पे और एक भी पॉइंट लिखा हुआ है। इन फैक्ट वी ऑल डू इट व्हेन वी गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स where we tell rather than seeking to persuade। people who believe authority are followers। जो अथॉरिटी के ऊपर बिलीव करते हैं उनको हम लोग फॉलोअर्स कहते हैं। दे बिलीव इन द sanctity ऑफ पोजिशन और मे बी गलीबल एंड ईजी टू परसुएट। वो कैनॉन, ये आपके बिलीव का लास्ट हेडिंग है। ये क्या है, अनचैलेंज सेट ऑफ ट्रूथ है, जो कहाँ कहाँ पे है, आपके रिलीजियस टेक्स्ट पे भी होते हैं या साइंटिफिक पेपर पे भी हो सकते हैं। मतलब रिलीजियस टू साइंटिफिक पेपर कहीं पे भी ये लोग हो सकते हैं। और कैनॉन क्या है, अनचैलेंज सेट ऑफ ट्रूथ। देखो, अनचैलेंज मतलब क्या है, जो सत्य पे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, जो सत्य पे आज तक कोई भी चैलेंज नहीं किया है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म के होंगे
तो हमारे में एक स्टोरी है कि रामायण, जो रामायण पे कि राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, वहीं पे रावण ने ये किया था, ये वो हुआ था, मतलब ऐसा वाला एक स्टोरी है जिसको किसी ने आज तक चैलेंज या उसी के ऊपर कोई आज तक क्वेश्चन नहीं उठाया है, मतलब जो है मतलब पूरा हम लोग मान लिए हैं। ओके, ये होता है आपका कैनॉन, अनचैलेंज सेट ऑफ ट्रूथ। कोई भी आज तक इसी के ऊपर कोई चैलेंज या क्वेश्चन नहीं किया है, उसी को हम लोग कहते हैं कैनॉन। It is a set of truth that most people working in the given area believe and accept without challenge। मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको एज इट इज बिलीव और एक्सेप्ट कर लिए हैं विदाउट चैलेंज, विदाउट क्वेश्चनिंग, उसको बिलीव, उसको मान लिए हैं। ऑल वर्क ऑफ डिस्कवरी एंड डिस्कशन स्टार्ट फ्रॉम दिस फाउंडेशन। तो कुछ भी पहले जो डिस्कवरी या कोई डिस्कशन होता है, पहले हम लोग एक चीज़ को मान लेते हैं, फिर उसी के ऊपर काम करके क्या सत्य है क्या झूठ है हम लोग उसी का पता लगाते हैं। पर कैनॉन का मतलब होता है अनचैलेंज सेट ऑफ ट्रूथ, मतलब जिसके ऊपर आज तक कोई भी चैलेंज या कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया है। देखो, टू चैलेंज ए कैनॉन, अगर आप एक कैनॉन को अगर चैलेंज करना चाहते हो, इसका मतलब यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन ए फायरिंग लाइन। अगर कोई आप भगवान के कोई मंदिर पे जाओगे और कोई बड़े से पुजारी को बोलोगे कि आप जो ये पूजा कर रहे हो ना ये सारा बकवास है, तो देखो वहीं पे आपको दो चांटा ही मिलेगा, क्योंकि वो जो मंदिर का जो पुजारी है वो अपना पूरा जीवन वो मतलब वो मंदिर के लिए ही लगाया है, मतलब उसके पुरखे, उसके मतलब पापा, मतलब पूरा उनका जीवन उस भगवान के मंदिर के ही में उनका टाइम गया है। अगर उनको आप जाके बोलोगे कि ये जो आप जो कर रहे हो ना मतलब बहुत बेकार है, आप कोई जो भगवत गीता का जहाँ पे पाठ कराते रहते हैं, तो वहीं पे आप जाके बोलो कि ये जो आप जो भगवत जो पाठ करवा रहे हो ना ये बहुत ही गंदा है, इसमें जो स्टोरी है ना ये सारा झूठा है, वहीं पे भी आपको दो चांटा मिलेगा। क्योंकि आज तक वहीं पे जो लोग काम कर रहे हैं बिना क्वेश्चन का वहीं पे काम कर रहे हैं, और वहीं पे आप जाके उनको बोलोगे कि ये झूठ है, तो मतलब इसका मतलब यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन ए फायरिंग लाइन, मतलब आप अपने खुद को ही डेंजर सिचुएशन पे डाल रहे हो, क्योंकि वो लोग आज तक बिना क्वेश्चन करके वो काम कर रहे हैं और पूरे मतलब बिलीव के साथ वो लोग वो काम को कर रहे हैं। particularly from those who have founded their life work on unquestioning acceptance of the canon। मतलब बिना क्वेश्चन करके पूरा लाइफ को वहीं पे वो लोग डाल दिए हैं, और अगर आप वहीं पे जाके उनको अगर क्वेश्चन करोगे चैलेंज करोगे, मतलब यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन ए फायरिंग लाइन। ओके, yet this is how scientific breakthrough occur। It also help to explain why general acceptance and the creation of new canon often take a whole generation to achieve। और इसी की वजह से ये फायरिंग जो होता है, इसी की वजह से ही जो नया कुछ जो कैनॉन होता है उसको समझने के लिए पूरा मतलब एक जनरेशन लग जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये बिलीफ वाला पूरा जो वीडियो सेशन था वो आपको अच्छा लगा हो। ये थोड़ा लंबा टॉपिक था, यहीं पे बहुत सारे सब हेडिंग थे, आप सब हेडिंग को और उसके सब हेडिंग का जो की वर्ड है जो मेन वर्ड है आप उसको भी अगर याद कर लिए तो पूरा आप बिलीफ लिख पाओगे। ओके, तो पूरा लाइन बाय लाइन मत रटना या टेंशन मत लेना कि यहीं पे बहुत सारे हेडिंग, आप उस सारे सब हेडिंग को रट लो, और वो जो सब हेडिंग जो है उनका जो जो मेन जो वर्ड है जिससे आप पूरा वो सब हेडिंग लिख सकते हो, बस वो की वर्ड को आप याद करो, आप आराम से ये चैप्टर को लिख पाओगे, सॉरी ये जो टॉपिक है उसको लिख पाओगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है बट बहुत सारे सब हेडिंग है, इसलिए बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।